जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार बैच में, जिसमें हम लोग 25 अगस्त यूपीपी का जो री एग्जाम हुआ था, जिसमें 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट का जो था उसका मैं इस बैच में सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूं, जिसमें मैं हिंदी करा चुका हूं। और इस वीडियो में मैं आप सभी को उसका जो मैथ पूछा था, मैथ में कराने वाला हूं इस वीडियो में। और यहां पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा है और किस लेवल का पूछा है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का यही उद्देश्य है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस चैप्टर से पूछ रहा है, कौन सा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, कौन नहीं पढ़ना है और किस लेवल तक पढ़ना है। तो यहां पर जो है गणित में आपका सबसे पहला प्रश्न पूछा था दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज से। यहां पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 3280 रुपया है। तो मूल राशि कितनी है ज्ञात कीजिए। मूल राशि पूछा है अर्थात मूलधन पूछा है। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे लगाएंगे? तो यहां पर दोस्तों जो 5% जो दिया है दर, उस दर को 5% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या बनेगा, 5/100। इसका मतलब होता है कितना, 1/20। अब 1/20, 5% का मतलब होता है 1/20, और 1/20 में जब आप एक जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 21/20। और जो 21 प्राप्त होता है ये आपका जो है मिश्र धन प्राप्त होता है, और ये जो है आपका मूलधन प्राप्त होता है। मतलब मिश्र धन और मूलधन का रेशियो आपका निकलता है। जब किसी भी दर को आप उसे भिन्न में बदलेंगे और अंश को हर में जोड़ करके जो है जब लिखेंगे तो अंश आपका मिश्र धन और हर आपका मूलधन के रूप में, रेशियो के रूप में प्राप्त होता है। अब यहां पर आपको इसमें करना क्या होता है कि 21/20 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि 2 वर्ष का पूछा है। अगर 3 वर्ष का पूछता तो हम लोग इसका जो है क्यूब करते, ठीक है। तो यहां पर 2 वर्ष का पूछा है तो स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 441/400। ये आपका क्या होता है, मिश्र धन होता है। ये क्या होता है, मूलधन होता है। तो मिश्र धन और मूलधन का अंतर, मूलधन का अंतर कितना आया, 41। तो 41 आपका क्या प्राप्त होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। आपसे पूछा क्या है, मूलधन पूछा है और दिया क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज से भाग दे देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 41। चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज से भाग देंगे और इसके बाद मूलधन से गुणा कर देंगे, क्योंकि मूलधन ज्ञात करना है। यहां पर निकालिए, आप देखेंगे 8 × 8 8 × 32, 8 बार ये कट रहा है अर्थात 80 बार में कट जाएगा। 80 का गुणा करेंगे 8 × 32 अर्थात 32,000। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न को लगाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बाकी ये तरीका थोड़ा सा आसान है, इसलिए मैंने इस तरीके को बताना उचित समझा। आपको करना क्या होता है ऐसे प्रश्नों में, दर को जो है भिन्न में बदलिए। भिन्न में जो आएगा, भिन्न अंश हर को जोड़ करके ऊपर लिख लीजिए। जो ऊपर होता है वो आपका अमाउंट होता है अर्थात मिश्र धन होता है, और जो नीचे होता है वो आपका मूलधन होता है। 2 वर्ष पूछता है तो इन रेशियो का वर्ग कर देते हैं, 3 वर्ष पूछता है तो क्यूब कर देते हैं, और फिर मिश्र धन मूलधन का अंतर लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। और फिर इसके बाद आपको अगर यहाँ पर मिश्र धन दिया है और मूलधन पूछ रहा है तो मिश्र धन से मिश्र धन में भाग देंगे और मूलधन का गुणा कर देंगे। यदि मूलधन दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो मूलधन अर्थात 400 का मूलधन से मूलधन में भाग देंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो 41 अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज का गुणा करेंगे। मतलब यहां से जो है आप तीनों संख्याएं निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, यदि चक्रवृद्धि ब्याज का इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो पहला प्रश्न इसमें ये पूछा था। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न इसमें आपका है कि यदि 6 छात्रों का औसत से आपसे पूछा है, औसत से पूछा है कि 6 छात्रों का औसत भार 50 किग्रा है, 2 छात्रों का औसत भार 23 किग्रा है और 2 छात्रों का औसत भार 55 किग्रा है, तो सभी छात्रों का औसत भार क्या होगा। औसत चैप्टर से पूछा है, एवरेज से पूछा है, तो एवरेज आपको पढ़ना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर इस प्रश्न को लगाएंगे कैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो हमारा जो है यहां पर कुल पदों का योग बराबर का फार्मूला क्या बन जाएगा, तो योग बराबर बन जाएगा औसत में पदों की संख्या का गुणा। तो हो जाता है औसत गुणे
औसत गुणे पदों की संख्या, औसत गुणे पदों की संख्या। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी पद हैं सभी का योग निकाल करके और सभी पदों का योगफल निकाल लेते हैं। तो यहां पर 6 छात्रों का औसत भार 50 किग्रा है, तो इनका योग कितना होगा? तो 6 छात्रों का योग होगा, पहले वालों का जो है, ये जो 6 छात्र हैं इनका योग होगा 6 गुणे 50 अर्थात 300। और फिर इसके बाद जो दूसरे नंबर पर 2 छात्रों का औसत भार 53 किग्रा दिया है, तो इनका योग कितना होगा? इनका योग कितना होगा? तो इनका योग होगा 2 गुणे 53 बराबर 106। इसी तरह से 2 छात्रों, ये जो 2 छात्र हैं उनका 55 है, तो इनका भी योग जो है, इनका भी योग जो है 2 गुणे 55 बराबर 110 हो जाएगा। इस तरह से कुल योग कितना हो जाएगा? तो कुल योग हो जाएगा, यहां पर जोड़ेंगे 3 1 400, 4 1 500, 500 कितना हो गया? 16। कुल योग हो गया 16। और कुल पदों की संख्या कितनी हुई? तो ये जो 516 है, 6 छात्र, 2 छात्र और 2 छात्र, अर्थात 6 2 8 8 2 10, 10 छात्रों का ये योग है। तो हमसे औसत पूछा है कि सभी छात्रों का औसत क्या होगा? तो सभी छात्रों का योग 516 है और सभी छात्रों की संख्या अर्थात पदों की संख्या 10 है। तो 10 से भाग देंगे तो आपका आएगा 51.6। 51.6 जिस ऑप्शन में होगा ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, 51.6 किग्रा इन सभी का जो है औसत भार होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये था। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है आप सभी से? तीसरा प्रश्न पूछा है कि 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं, जो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य को कितने दिन में जो है पूरा करेंगे? यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर जो है कार्य को कितने दिन में करेंगे, मतलब आपसे काम समय से सवाल पूछा है। यहां पर कह रहा है, इस प्रश्न को लगाएंगे कैसे? तो यहां पर कह रहा है कि 39 व्यक्ति कितना दिन में? 10 घंटे में। कितना समय में? 10 घंटे में। कितना दिन में? 12 दिन में करते हैं, मतलब एक सुरंग की जो है मरम्मत करते हैं। 39 व्यक्ति जब 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं तो 12 दिन लगता है। तो कह रहा है कि यदि 30 व्यक्ति कार्य करें और 6 घंटे कार्य करें तो कितने दिन में यह कार्य पूरा होगा? तब हम लोग यहां पर मान लेंगे कि x दिन में कार्य पूरा होगा। मतलब जो कार्य 39 व्यक्ति 10 घंटे कर रहे थे तो 12 दिन में खत्म हो रहा था, तो वही कार्य 30 व्यक्ति 6 घंटे करेंगे तो कितना दिन में खत्म होगा? x दिन में खत्म होगा। काट दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। यहां पर 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 13 और 13 बार में कट गया, x बराबर आ गया 13 दूना के 26। तो 26 दिन में ये लोग पूरा करेंगे। 26 ऑप्शन ए है इसमें, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा था इसमें। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल प्राप्त हो। ये दोस्तों जो सवाल है एलसीएम एचसीएफ का है। यहां पर क्या करा है? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए करा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि 990 में भाग दे तो 6 शेषफल आए और 1330 में भाग दे तो 10 शेषफल आए। तो जब अलग अलग शेषफल बचता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 990 में भाग देने पर 6 शेष बच रहा था तो 6 घटाते हैं 990 में से, तो कितना आएगा? 984। और फिर इसके बाद 1330 में भाग देने पर 10 शेषफल बच रहा था तो 10 घटाएंगे तो आएगा 1320। अब इसके बाद 984 और 1320 का एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक, अर्थात वही बड़ी से बड़ी संख्या जो 984 में देंगे तो 0 शेषफल बचेगा, और जब 990 में भाग देंगे तो 6 शेषफल बचेगा। 1320 में भाग देंगे तो 0 शेषफल बचेगा और 1330 में भाग देंगे तो 10 शेषफल बचेगा, क्योंकि 1330 1320 से 10 अधिक है। तो किनका एचसीएफ लेना है? इनका एचसीएफ लेना है। तो इनका एचसीएफ लेते हैं, तो एचसीएफ कैसे हम लोग निकालते हैं? भाग विधि से। भाग विधि से निकालेंगे यहां पर, तो देखिए कैसे, यहां पर भाग दीजिए, कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना? 984। घटा दीजिए, कितना आएगा? 6 आएगा, 11 हो जाएगा और फिर इसके बाद यहां पर 12 9 3 12, 3 बच रहा है, 336। अब 336 से फिर 984 के भाजक में भाग दीजिए, कितना बार जाएगा? लगभग 2 बार जाएगा। 2 बार लेकर जाइए, 2 6 12, 2 3 6 7, 2 3 हो जाएगा 6। घटा दीजिए, 2 बचा, 1 बचा और यहां पर आपका 3 बच गया, 312।
312 से भाग दीजिए 336 में, तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, 312 बार, कितना बचेगा, दो बचे, यहाँ पर 4 बचेगा और फिर यहाँ पर 2 बचेगा, कितना बचा, 24। 24 से जो है अब 312 में देंगे भाग, तो 24 से 312 में भाग देंगे तो कट जाएगा शायद, क्योंकि ऑप्शन में 24 दिख रहा है, 24 जो है दिख रहा है, तो यहां पर जब 24 से भाग देंगे ना 312 में, तो ये कट जाएगा, भाग दीजिए, देखिए 24 से कम 24 हो जाएगा, यहां पर बच जाएगा 7, 2 हो जाएगा, 24 3 72 तक 13 बार में कट गया, मतलब 24 से ये भाजक कट गया, तो 24 हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा, जो लास्ट में भाजक होता है, जो विभाजित कर देता है, वही हमारा HCF होता है, तो 24 आपका इसमें सही होगा, HCF जो है 24 आएगा, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या 24 है, जिसमें 984 में देंगे तो 0 बचेगा, लेकिन 990 में देंगे तो 6 बचेगा शेषफल, क्योंकि 990 984 से 6 अधिक है, और 1320 में देंगे तो 0 शेषफल बचेगा, लेकिन 1330 में देंगे तो 10 शेषफल बचेगा, क्योंकि 1330 1320 से 10 अधिक है, तो इसीलिए जो है इनको घटा करके HCF निकालते हैं तो हमारा उत्तर आ जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य से के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ हानि से प्रश्न पूछा है, यहां पर क्या कहा है कि 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहां पर मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूं, यहां पर जो है मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूं, फिर इसको बेसिक से भी कैसे लगाते हैं वो भी बताता हूं। जब भी दोस्तों इस तरह का प्रश्न पूछे कि 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा, CP माइनस SP बटे SP इंटू 100 कर दीजिएगा, CP माइनस SP बटे SP इंटू 100। यहां पर आप देखेंगे CP 500 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला है, तो 500 हमारा क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। SP कितना बोला, तो 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 300 हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा, तो बट्टे में भी 300 करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो यहां पर आएगा 200 बट्टे 300 और गुणे 100। अब यहां पर जो है ये कट जाएगा, 300 में 200 में 3 से भाग देंगे तो 66 सही 2/3% का क्या होगा, लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा। जब माइनस में आता तो हानि होती, प्लस में आएगा तो लाभ होगा, ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा। एक तरीका और होता है, तो यहां पर जो दिया है ना ये ऑप्शन भी, यही हमारा सही होगा, तो इस दशा में हानि नहीं होगी, लाभ होगा, क्योंकि प्लस में आया है। एक तरीका और क्या है, वो कहा है 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और फिर इसके बाद 500 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, आपस में बराबर है। यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको अनुपात में बदलेंगे, तो अनुपात में बदलेंगे तो यहां पर SP यहीं पर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, CP इधर आएगा, तो अनुपात लगा करके CP कर लेंगे, अनुपात लगा करके CP करेंगे तो 5 जो है 5 यहीं पर आ जाता है, और SP उधर जाएगा, मतलब ये 3 उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनुपात लगा करके 3 हो जाएगा, तो SP कितना दिख रहा, 5, CP कितना दिख रहा, 2 3, तो लाभ कितना का हुआ, क्योंकि SP ज्यादा है CP से, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो अब जाहिर सी बात है जब SP ज्यादा है तो लाभ होगा, तो जितना ज्यादा है उसको ऊपर, और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है, 3 है, तो नीचे 3 कर दीजिए और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, भाग देंगे आएगा आपका 200 में, तो 66 सही 2/3%। यहां पर अगर क्रय मूल्य ज्यादा होता, विक्रय मूल्य कम होता तो हानि होती, ठीक है, लेकिन यहां पर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा, तो ये तरीका भी लगता है और ये इससे भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न पूछा था इसका आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या आपका है। अगला प्रश्न क्या है, 30 संख्याओं का औसत, यहां पर देख रहे हैं औसत से दूसरा क्वेश्चन ये है, 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 और अगले 9 का औसत जो है 1 है, तो अंतिम संख्या क्या है। 1 से 20 तक का औसत कितना है, 1 से 20 तक का औसत जो है, 1 से 20 तक का औसत 1.1 है, तो इनका योग कितना होगा, तो योग बराबर होगा औसत गुणे पदों की संख्या, मतलब कि 1 से 20 तक, मतलब 20 संख्याओं का औसत 1.1 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो 1.1 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। फिर इसके बाद 9 संख्याओं का, मतलब 21 से क्या कह रहा है, और अगले 9 संख्याओं का औसत 1 है, मतलब 21 से 29 तक, तो 21 से जो है 29 तक में कुल कितनी संख्याएं आएंगी, 9 आएंगे, और इनका औसत कितना है, इनका औसत 1 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या, मतलब कि 9 गुणे 9 संख्याएं आएंगी यहां से, तो 9 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, योग 9 ही आएगा। अब इसके बाद जो है शुरू में आपको दिया था
30 संख्याओं का औसत। और ये कितनी संख्याओं का योग है? तो ये जो है 22 कितना होगा? 22 आपका होगा कितना? 31। कितना होगा? 31 होगा। ये जो 31 है ये 29 संख्याओं का योग है, ये 29 संख्याओं का योग है। लेकिन 30 संख्याओं का योग यहाँ औसत दिया है, तो 30 संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे कि 30 संख्याओं में उनके औसत 1.2 से गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा? 0 से 0 दशमलव हट जाएगा, 12 तिहाई आ जाएगा 36। 30 संख्याओं का योग 36, और उन्हीं में से 29 संख्याएं, मतलब 1 से लेकर के 29 तक की संख्याओं का योग 31। तो जो 30वीं संख्या है वो क्या होगी? तो ये कितना ज्यादा दिख रहा है? 5 ज्यादा दिख रहा है। तो 30वीं संख्या जो थी वो क्या थी? अंतिम संख्या क्या थी? 5 थी। तो यहां पर 5 आपका सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका पूछा है कि एक आदमी ने 80,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% के हानि पर बेच दिया। उसे अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है, तो घोड़े की लागत मूल्य क्या थी? लाभ हानि से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है, ध्यान रखिएगा। लाभ हानि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और औसत भी। यहां पर कहा है कि 80,000 रुपए में जो है एक घोड़ा खरीदता है और एक गाड़ी। अब 80,000 में कितने रुपए का घोड़ा है, कितने रुपए की गाड़ी है, ये नहीं पता। लेकिन उसमें से क्या करता है, घोड़ा जो खरीदता है उसको 10% लाभ पर बेच देता है और गाड़ी को 5% हानि पर बेच देता है। लेकिन ऐसा बेचता है कभी भी जो है उसको पूरे व्यापार में 1% का लाभ ही होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जिसका पूछा है ना उसी का आप यक्स मान लीजिए। घोड़ा का पूछा है तो घोड़ा का लागत मूल्य मान लीजिए कि यक्स है। अब यक्स रुपए में यदि मैं घोड़ा खरीदा हूं और इसको 10% लाभ पर बेचूंगा तो कितना में बेचूंगा? तो 110/100। जब लाभ में बेचते हैं तो लाभ 10% लाभ का रेशियो बनता है 110/100। और जाहिर सी बात है कि जब लाभ में बेचेंगे तो अधिक पैसा मिलेगा, तो 110/100 से गुणा करेंगे, अर्थात अधिक बटे कम से गुणा करेंगे ताकि अधिक आ जाए हमारा। तो ये हमारा घोड़े का हो गया विक्रय मूल्य। अब इसके बाद जो है ये घोड़े का विक्रय मूल्य हो गया। अब इसके बाद गाड़ी, जब गाड़ी और घोड़े का मिलाकर के 80 रुपए लागत था, जिसमें से घोड़ा यक्स रुपए का है, तो गाड़ी कितने रुपए की हो जाएगी? तो गाड़ी हो जाएगी 80,000 माइनस यक्स रुपए की। ये इतना में गाड़ी खरीदा है और गाड़ी को बेचा है 5% हानि पर, और 5% हानि का रेशियो बनेगा 95/100। तो हानि में बेचेगा तो 95/100 का गुणा हो जाएगा। और इस पूरे व्यापार के लेन देन में उसको हुआ क्या कि 80,000 पर 1% का लाभ हुआ। कितना का हुआ? 1% का लाभ हुआ, मतलब कि 101/100 से गुणा हो जाएगा। लाभ होगा तो लाभ का रेशियो 1% है, तो 101/100 बनेगा। यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और यहां पर काटिए नहीं, रहने दीजिए। यहां पर यक्स का गुणा 110 में कीजिए, कितना होगा? 110 यक्स प्लस 95 का 80,000 में गुणा कीजिए, 8 का गुणा करेंगे, 8 × 5 = 40, 8 × 9 = 72, 4 हो जाएगा 76 और 4 जीरो ये लगा लीजिए और माइनस 95 यक्स, 95 का यक्स में भी गुणा होगा। और फिर इसके बाद यहां पर गुणा होगा जब 800 का 101 में, तो यहां पर आपका हो जाएगा कितना होगा? 1 0 8 1 का 8, 8 0 1 0 8 1 का 8। ठीक है, कितना आएगा? 80,800 आ जाएगा, 80,800। लेकिन ये जो नीचे 100 है इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 100 आएगा, तो उसका तिर्यक इधर गुणा होगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर 110 में से 95 घटाइए, कितना आएगा? 15 यक्स आएगा। अब ये जो है ये कितना लिखा हुआ है? सैकड़ा, 10,000, 10 लाख, 80 लाख 80,000 में से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सैकड़ा 10,000, 76 लाख घटा देंगे। हम लोग 80 लाख 80,000 में से 76 लाख घटाएंगे, 76 लाख घटाएंगे तो कितना आएगा? 4,80,000। कितना आएगा? 4,80,000 यहां पर आ जाएगा। अब इसके बाद यहां पर भाग दे दीजिए, भाग दीजिए, कितना आएगा? यक्स बराबर, तो यहां पर हो जाएगा 15 × 45, 3 बचेगा, 15 दूना के 30, तो कितना आ गया? 30,000 रुपया। घोड़े का मूल्य कितना का? 32,000 रुपया। कितना आ गया? 32,000 रुपया। तो 32,000 ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी जो है इस प्रश्न को आप लोग लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है। अगला प्रश्न आपका पूछा है चीनी की मात्रा का अनुपात। चीनी की मात्रा का अनुपात, जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम है और 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 32 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर कोई लाभ या हानि न हो? यहां पर कह रहा है कि 2 प्रकार की चीनी है, एक 40 रुपए प्रति किलोग्राम है और एक 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। कह रहा है उन दोनों चीनी को
किस मात्रा में, किस अनुपात में मिलाएं ताकि हम 32 रुपया भी प्रति किलो बेचे तो न हमें लाभ हो न हमें हानि हो। मतलब कि ये 40 रुपया और ये कितना दिया है 30 रुपया, इन दोनों को मिला करके जब कोई संख्या देता है तो इन दोनों के बीच में लिखते हैं, और लिखा कितना है 32, तो 32 बीच में लिखेंगे। तो यहां पर ऐसे सवाल में हमारा बनता है एलिगेशन मेथड। और एलिगेशन मेथड में एक बात हमेशा ध्यान देते हैं, जो बीच वाली संख्या होती है इन दोनों में से किसी एक से कम और किसी एक से ज्यादा जरूर होती है, और जब इनका अंतर लेते हैं, इनका अंतर यहां पर लिखेंगे और इनका अंतर यहां पर लिखेंगे, तो जो अंतर आता है वो मात्रा का अंतर आता है, मात्रा का अनुपात आता है। तो यहां पर आप देखेंगे 1 अनुपाते क्या आया 4, 1 अनुपाते क्या आया 4, तो यहां पर 1 अनुपाते 4 आपका आंसर होगा, न कि 4 अनुपाते 1। जो लोग थोड़ी सी गलती करेंगे कि इसका अंतर इसी की सीध में लिखें, इसका अंतर इसी की सीध में, तो वो ऑप्शन बी लगा करके आएंगे और आपका गलत हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इनका अंतर यहां पर लिखना है और इनका अंतर यहां पर, और यहां पर आपको पहले 32 लिखना है कि पहले 30 लिखना है कि पहले 40, तो जो सबसे पहले दिया है उसको आपको पहले लिखना है, और जो दूसरे पर दिया है उसको आपको दूसरे पर लिखना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका 1 4 से 4 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 संबंधित 4 आपका सही उत्तर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए? कुल मिला जुला करके यहां पर यह कह रहा है कि उसने 6 पेपर दिया और 6 पेपरों का जो प्राप्तांक था समान था, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि 6 पेपरों का प्राप्तांक सभी का 100-100 नंबर का था, मतलब 100-100 पूर्णांक था, और उनके जो प्राप्तांक हैं मिला क्या है 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में सभी का प्राप्तांक है। लेकिन सभी का मिला करके कुल मिला करके कितना प्राप्तांक पाया है 60%। तो यदि अगर प्रत्येक जो है प्रश्न पत्र 100 नंबर का है, 100 नंबर का है, तो कुल प्रश्न पत्र कितना नंबर का होगा? तो कुल पूर्णांक अर्थात कुल प्रश्न पत्र कितने नंबर का हो जाएगा? तो 6 प्रश्न पत्र है तो 600 नंबर का हो जाएगा। अब कुल प्रश्न पत्र में से कुल मिलाकर कितना परसेंट पाया है 60%, तो उसको कितना नंबर मिला? तो 600 का जब आप 60% निकालेंगे तो आएगा 360, मतलब 360 नंबर उसको 600 में से मिला है। और ये 360 कौन है? 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में इसी 360 को बांट दिया गया है, 6 का जो है अनुपात लिया है। तो यहां पर हमसे निकालना है कि किसका कितने ऐसे प्रश्न पत्र हैं जिसमें 60% से कम अंक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो 6 प्रश्न पत्र हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 उनको पहले योग कीजिए कि कितने अंकों में उसको बांटा गया है। तो यहां पर आप देखेंगे 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18, 8 हो जाएगा 26, और 26, 9 आपका होगा 35, 35, 10 होगा 45, मतलब 45 में से 5 हिस्सा किस प्रश्न पत्र में है? पहले वाले प्रश्न पत्र में है। तो 45 हिस्सा में से 5 हिस्सा पहले प्रश्न पत्र में पाया था, और 45 हिस्सा में किसको बांटा गया है? ये 360 को, और 360 को 45 हिस्सा में बांट करके बता दिया गया है कि पहले में उसका 5 हिस्सा है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 7 है, चौथे में 8 है, पांचवें में 9 है और 10वें में 6 है। तो पहले में इसको कितना नंबर मिला? तो पहले में इसको नंबर मिला, यहां पर काटेंगे 5, 9, 45, 9, 4, 36, तो 40 नंबर। और प्रत्येक प्रश्न पत्र कितने नंबर का था? 100 नंबर का। 100 नंबर में से 40 नंबर पाया तो कितना परसेंट हुआ? 40%, मतलब एक प्रश्न पत्र मिल गया जिसमें 60% से कम है। इसी तरह से दूसरे का निकालेंगे, जब दूसरे का निकालेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा, इसी तरह से सभी को निकालना पड़ेगा। तो यहां पर आप एक काम कीजिए, 45 से डायरेक्ट यहां पर भाग दे लीजिए। क्या कीजिए, आपको 360 में 45 से भाग दे लीजिए और देखिए कितना आ रहा है, और फिर उस संख्या का 6, 7, 8 में गुणा करते चले जाएंगे। यहां पर देखिए 9 चौको 36, 9 पचे 45, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 40, मतलब कि 8 आ रहा है। तो पहले में कितना पाया? 8 पचे 40, दूसरे में कितना पाया? 8 सत्ते 56, कितना पाया? 8 सत्ते 56, और यहाँ 8 छक्का 48, 6 है ना, यहाँ पर 6 है।
जब 6 है तो दूसरे में पाया 8 छक 48, तीसरे में पाया 8 सत्ते 56 और चौथे में पाया 8 बटे 64, 8 बटे 64। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 8 9, जब 8 में 60 से ऊपर आ रहा है तो 9 10 में भी 60 से ऊपर आएगा। तो कितने प्रश्न पत्र उसके दिख रहे हैं जो 60 से कम है? तो 3 प्रश्न पत्र, 3 प्रश्न पत्र जो है जिसमें आप उसके 60% से कम है। क्यों कम है? क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 नंबर का था, 100 में से 56 48 40 लिया है तो 60 से कम है, तो 60% से कम है, इसलिए 3 प्रश्न पत्र इसमें ऑप्शन ए आपका सही होगा। आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रत्येक प्रश्न को मान लीजिए 100 नंबर का है, 100 नंबर के बाद जब करेंगे तो कुल प्रश्न पत्र जो है आपका हो जाएगा 600 नंबर का। 600 में से वो 60% पाया था, मतलब 360। अब 360 को 45 हिस्सा में बांट गया था और 45 हिस्सा में से 5 हिस्सा पहले प्रश्न पत्र को दिया गया था, 6 हिस्सा दूसरे प्रश्न पत्र को, 7 हिस्सा तीसरे को, 8 हिस्सा चौथे को, 9 हिस्सा पांचवें को और 10 हिस्सा छठवें को दिया गया था। तो 360 में 45 से भाग दे करके एक हिस्सा का आया है 8, एक हिस्सा का आया है मान 8, तो 5 हिस्सा का होगा 40, 6 हिस्से का होगा 48, 7 हिस्से का होगा 56, 8 हिस्से का होगा 64। 64 60 से ऊपर चला गया तो 3 प्रश्न पत्र दिख रहे हैं जो 60% से कम है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न दिया है कि एक साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है, बी कुल समय के 1/4 के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो 1940 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करना है। साझा पार्टनरशिप का यह सवाल है और पार्टनरशिप आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पार्टनरशिप से यहां पर पूछा है, तो ये चीज आपको ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप आपको अच्छे से पढ़ना है। यहां पर इस प्रश्न को लगाएंगे कैसे? तो यहां पर देखिए कहा है साझे के सवाल को लगाते कैसे हैं, तो यहां पर जो है ये दिया है कि ए जो है कितने समय के लिए लगाता है? 1/6 समय के लिए लगाता है, और बी कितना समय के लिए लगाता है? 4 समय के लिए लगाता है, और सी पूरा समय के लिए लगाता है। ठीक है, तो और व्यापार जो है कितना कितना दे रहा है? ठीक है, व्यापार जो है 1 वर्ष तक, मान लेते हैं कि 1 वर्ष तक जो है ये निवेश किए गए थे सब, जो है 1 वर्ष तक जो है निवेश किए थे ये सब। तो 1 वर्ष में 1/6 समय कितना होगा 1 वर्ष का? अर्थात 12 महीने का, 12 महीने का 1/6 कितना होगा? तो 2 माह होगा। मतलब कि ये जो है 2 माह तक निवेश किया था। कितना धनराशि किया था? तो 1/6 हिस्सा किया था। कितना किया था? 1/6। तो ये हमारा आ जाएगा लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात निकालने के लिए यहां पर जो है करते क्या है हम लोग? लाभ निकालने के लिए पूंजी में समय का गुणा कर देते हैं। जब पूंजी में समय का गुणा करते हैं तो लाभ का अनुपात बनता है, लाभ का रेशियो बनता है। बी क्या किया था? तो 1/4 समय के लिए निवेश किया था। तो 12 महीने का 1/4 कितना होगा? 3 महीना। अब 3 महीने के लिए किया था और वहां पर कितना धनराशि किया है? 1/4। और सी क्या किया है? पूरे समय के लिए क्या है? मतलब कि 12 महीने के लिए किया है। और ये कितना धनराशि किया है? तो शेष धनराशि। तो ये लोग कितना धनराशि निवेश कर चुके हैं? 1/6 प्लस 1/4 टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो यहां पर जोड़ेंगे हो जाएगा 6 4 10, 10/24, 24 का मतलब हो जाएगा 5/12, मतलब 5/12 धनराशि निवेश कर चुके हैं। शेष धनराशि कितना बच रहा है? 7/12। तो सी कितना निवेश करेगा? 7/12। ये क्या बना? इनके लाभ का रेशियो। यहां पर जो कट रहा है काट दीजिए, यहां पर जो कट रहा है काट दीजिए। यहां पर और कोई संख्या है जो कट रही है? हाँ, यहां पर 2 3 6 कट रहा है। ठीक है, अब इसके बाद कोई संख्या नहीं कट रही है। तो ए बी सी के लाभ का अनुपात क्या बन गया? 1/3। यहां पर क्या बना? 3/4। यहां पर क्या बना? 7/1। जब अनुपात भिन्न में हो तो उसे भिन्न हटाने के लिए, उसका भिन्न हटाने के लिए क्या करते हैं? नीचे का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। 12 में 3 से भाग देंगे 4, 12 में 4 से भाग देंगे 3, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 12 में 1 से भाग देंगे 12 बढ़ जाएगा, 12 का 84 7 में गुणा करेंगे तो 12 7 84। और जैसे ही इस तरह से कर लेते हैं तो फिर इसके बाद जो ये एलसीएम हम लोग लिए थे ये हटा देते हैं, तो हमारा इसका मान 4 9 84 आ जाता है। पूछा किसका था? पूछा था बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है? 9। कितना में से? तो 84 4 88, 88 9 97। 97 हिस्सा में से 9 हिस्सा किसका है? बी का है।
तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, 97 हिस्सा को किसको बांटे हैं, 97 हिस्सा में 1940 रुपए लाभ को बांटे हैं। तो 1940 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जैसे ही गुणा करेंगे यहाँ पर देख रहे हैं कट रहा है दो बार में कट गया, 90 गुना यहाँ पर जाएगा 9 गुना के 18 अर्थात 180 रुपया। कितना आएगा, 180 रुपए। किसका हिस्सा है, बी का हिस्सा है। 1940 में से बी का हिस्सा 180 रुपए आएगा। मैंने किया क्या कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, पूंजी में समय का गुणा करते हैं तो लाभ का रेशियो बनता है। मैंने मान लिया कि 12 महीने तक, आप 24 महीने 36 महीने कितना हूं मान सकते हैं, 12 साल मान सकते हैं। 12 साल मानेंगे तभी भी 12 साल का 1/2 1/6 निकालेंगे 2 साल आएगा, मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 1/6 मैंने 12 महीने का निकाला तो 2 माह आया, मतलब 2 माह के लिए निवेश किया था कितना धन, 1/6 धन। बी 3 माह के लिए निवेश किया था, 12 का 1/4 निकालेंगे तो कितना धन, 1/4। और सी पूरे समय के लिए निवेश किया था, मतलब 12 महीने के लिए निवेश किया था, कितना धन किया था, तो शेष धन। तो ये दोनों मिल करके 5/12 निवेश कर चुके हैं, तो शेष बचा कितना, 7/12। जब एक में से 5/12 घटाएंगे ना तो आपका जो है 7/12 आ जाएगा, 7/12 आ जाएगा, क्योंकि एक जो है संपूर्ण धनराशि है उनकी, और एक में से जब 5/12 घटाएंगे तो 7/12 आ जाएगा आपका। तो ये इतना हो गया। और जैसे ही इसको काटेंगे तो काटने के बाद आपका बनेगा अनुपात 4, 9, 84। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 97 हिस्सा में से 4 हिस्सा ए का है, 9 हिस्सा बी का है, 84 हिस्सा सी का है। तो बी का पूछा था तो 9/97 गुणे 1940, क्योंकि 1940 को 97 हिस्सा में बांटा गया था। काट देंगे, आएगा बी का मान 180 रुपया। तो 180 यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा है, क्रमिक छूट बट्टा से सवाल है। समतुल्य बट्टा यहाँ पर पूछा है, एकल छूट के बराबर है। कह रहा है 50% और 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है। जब भी एकल छूट पूछता है ना, लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप मान लीजिए कि 100 रुपया, और 100 रुपया में क्या कीजिए, 100 रुपया में क्या कीजिए कि 50% का छूट दीजिए तो बनेगा 50/100। 40% का छूट दीजिए तो बनेगा 60/100, क्योंकि 100% में से 50% छोड़ेंगे तो 50% बचेगा। 50/100 का गुणा कर दीजिए 100 में। फिर इसके बाद यहाँ पर 100% मानिएगा, ठीक है। 40% का छूट करेंगे तो क्या आएगा, 60/100, क्योंकि 40 छोड़ देंगे तो 60/100। इसी को काट दीजिए। काटने के बाद कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए काटने के बाद आ रहा है 6×5 30%। अब ये जो 30% आ रहा है ना, तो जो हम 100% माने थे उस 100% में से 30% घटा दीजिए। क्या कीजिए, 30% घटा दीजिए, तो हम जो है हमारा आ जाएगा 70%। मतलब कि 50% और 40% का एकल छूट क्या होगा, 70%। चाहे आप 50% 40% दो अलग अलग छूट लें, चाहे आप 70% की एक छूट लें, धनराशि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो छूट उस पर है वही छूट इस पर भी रहेगी। एकल छूट का यही मतलब होता है। तो 70% इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी आपका यही सही होगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है कि 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। और चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है कि त्रैमासिक है, ठीक है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से दोबारा प्रश्न पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर त्रैमासिक वाला पूछ दिया है, छमाही तिमाही वाला पूछा है। होता क्या है, यहाँ पर जब आपसे त्रैमासिक तिमाही वाला पूछता है तो 12 महीने में कितना तिमाही बनेगा, 4 तिमाही बनेगा। कितना तिमाही बनेगा, 4 तिमाही, 3-3 महीने का 4 को बनेगा। तो हम क्या करते हैं, दर में जो दर है ना, जो दर है 20%, उस दर में 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 तिमाही में 1 वर्ष होता है। तो आपका एक तिमाही में पता चल जाएगा कि एक तिमाही में दर क्या लगने वाली है। तो एक तिमाही में 5% दर लगने वाली है। अब हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए करेंगे क्या, मैं आपको क्या बताया, 9 माह में कितना तिमाही बनेगा, तो 3 तिमाही बनेगा। मतलब क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 का जो है, 5 का यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का करेंगे। अच्छा, एक तरीका और होता है यहाँ पर, 12,000 का क्या कीजिए, 12,000 का मैं सोचा हूं कि 5% को जो है 5% को क्या करूं कि 1/20 लिखूं, फिर उसके बाद 21 तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। हम यहीं पर काट लेते हैं। करते क्या है, वही काम करेंगे यहाँ पर भी।
5% का रेशियो बनाइए, क्या बनेगा? 5 का रेशियो बनाएंगे तो 21 बटे क्या बनेगा? 21 बटे 20 बनेगा, ठीक है। और 3 तिमाही है तो 3 बार इसका गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए? इसमें 3 बार गुणा कर दीजिए। अब 3 बार जैसे ही गुणा करेंगे 21 बटे 20, 21 बटे 20 और 21 बटे 20, ये दूसरा तरीका भी जान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। वहां पर मैं अलग तरीका बताया था, यहाँ पर अलग तरीका बता रहा हूं। जब आप 21 बटे 20, 21 बटे 20, 21 बटे 20 से गुणा करते जाएंगे मूलधन में, तो आपका निकल करके आएगा मिश्र धन, और मिश्र धन में से आप मूलधन घटा देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। मिश्र धन मूलधन से ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा बटे कम, ज्यादा बटे कम, ज्यादा बटे कम से गुणा किए हैं, मतलब 21 बटे 20, 21 बटे 20, 21 बटे 20। 3 तिमाही बन रहा था तो 3 बार गुणा किए हैं। यहाँ पर काट दीजिए 1 2 3, 3 0, 1 2 3, 3 0। यहाँ पर देखिए 2 दुना के 4, 4 तिहाई 12, 2 अभी 1 बच गया है, गुणा कर दीजिए 21 तिहाई 63, 21 का 21 में 441, 441 में जो है क्या करना है? 63 का गुणा करना है। जरा कीजिए तो देखिए कितना आएगा। 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 1 13, 6 एक कम 6, 6 चौक को 24 हो जाएगा, 24 को 4, 6 चौक को 24, 24 को 26 हो जाएगा। जोड़ेंगे 3 6 2 8, 4 3 7, 6 1 7 और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसमें 2 से भाग देना है, 2 से, ये जो 2 बचा था 2 से भाग देंगे तो आपका मिश्र धन निकल करके आएगा। भाग दीजिए, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 17 हो गया, 2 8 16, 18 हो गया, 2 9 18, 1 3 बचा तो 2 एक कम 2, दशमलव, फिर उसके बाद 2 बचे 10, कितना आ गया? 13,891.5 रुपया आपका मिश्र धन आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसमें से आप क्या करेंगे? 12,000 घटा दीजिए। 12,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? आएगा 1891.5 रुपया। कितना आएगा? 1891.5 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये भी एक तरीका है, और जो मैं एक तरीका बताया था कि 21 बटे 20 का क्यूब कीजिए, और फिर जो क्यूब आएगा तो जो ऊपर होगा वो मिश्र धन होता है, जो नीचे होता है वो आपका मूलधन होता है, और दोनों का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ पर 12,000 मूलधन दिया है तो मूलधन से भाग देते और चक्रवृद्धि ब्याज के रेशियो से गुणा करते, तभी भी आ जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि ए एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और बी ए की तुलना में, बी जो है ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या है? बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं इस प्रश्न को। एक लाइन का मात्र ये सवाल है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है? 63 दिन में, और बी की कार्य क्षमता ए से कम है कि ज्यादा? तो ज्यादा है। तो ये बताइए, अगर किसी की कार्य क्षमता ज्यादा है तो किसी से कम समय लेगा कि ज्यादा? कम समय लेगा। तो कम समय लाने के लिए क्या करेंगे? तो जो ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या है ना, उसमें गुणा कीजिए। किसका गुणा करना है? तो बी की जो कार्य कुशलता है वो कितना प्रतिशत अधिक है? 40% अधिक है, और 40% अधिक का रेशियो क्या बनेगा? तो रेशियो बनेगा 140/100। लेकिन हमको तो यहां पर कम लाना है, क्योंकि बी द्वारा लिया गया समय पूछा है और बी कम समय लेगा, तो कम लाने के लिए क्या करेंगे? कम बटे अधिक से गुणा करेंगे, मतलब 100/140 से गुणा करेंगे यहां पर, तो कम आ जाएगा। कम आएगा मतलब बी द्वारा लिए गए समय आएगा, बी द्वारा लिया गया समय आएगा। यहां पर देखिए 20 25 100, 20 7 140, 7 9 63, 9 25 45। मात्र एक लाइन का ये क्वेश्चन था, सिर्फ समझने की यहां पर बात है। तो 45 ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है, एक ट्रेन रेलगाड़ी पर आधारित पूछा है। कह रहा है कि एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यह 7 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी पर आधारित जो प्रश्न होता है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा है। इसे लगाना कैसे है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर पूछा है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई पूछा है। और एक बात याद रखिएगा, रेलगाड़ी में होता क्या है, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंभे को पार करती है, किसी पेड़ को, किसी पौधे को पार करती है, तो वो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। लेकिन जब वही रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, किसी ओवरब्रिज को पार करती है, तो वहां पर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो वहां पर जो है उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, उस सुरंग की लंबाई और अपनी लंबाई, दोनों के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो यहां पर जो है खंभे को पार कर रही है, मतलब अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी
तय की होगी। तो दूरी बराबर होता क्या है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी अर्थात ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय की है, तो ट्रेन की लंबाई यहां से हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। चाल बराबर, चाल कितना है 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा है तो 79.2, और दूरी मीटर में दिया है, समय सेकंड में दिया है, तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो ये चाल जो है हम लोगों की मीटर प्रति सेकंड में हो गई। अब इस चाल में समय 7 का गुणा कर देंगे तो हमारी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। बस काटना है और कुछ नहीं करना है। यहां पर देखिए, इसका गुणा कीजिए, इसका गुणा कीजिए, इसमें यहां पर गुणा होगा तो क्या आएगा, गुणा कीजिए, 5 गुना के 10, 5 9 45, 45 से 46 हो जाएगा, अपान 7 35, 35 4 कितना हो जाएगा 39। ये दशमलव एक स्थान पर लगेगा, जीरो हट जाएगा, 18 से भाग दीजिए, कितना आएगा 18 गुना के 36, 18 गुना के 36। अब 22 सतह कितना होता है, तो 22 सतह 154 होता है। तो 154 मीटर, ऑप्शन बी आपका सही होगा। मतलब ट्रेन की लंबाई 154 मीटर थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे, अगला प्रश्न यहां पर पूछा है फिर आपसे जो है यहां पर लाभ हानि का, ये तीसरा प्रश्न है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको लाभ हानि कितने अच्छे तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप लाभ हानि अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आपका 3 प्रश्न नहीं 6 नंबर से आप पीछे हो जाएंगे, अगर नहीं कर पाते हैं आप तो। यहां पर देखिए आपसे पूछा है कि यदि एक विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% की क्या है, बराबर है, और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 अधिक है। ये मैं खुद से टाइप किया हूं क्योंकि यहां पर जो पेपर था उसमें ये प्रश्न गलत दिया था, ये गलत प्रश्न था। वहां पर टाइपिंग में ये क्या किया था कि 9% क्रय मूल्य के 2 से 10% अधिक है, जो बिल्कुल उसकी जो भाषा थी वो बिल्कुल गलत तरीका था। तो ये प्रश्न गलत है, उस शिफ्ट में जो है ये प्रश्न गलत था। लेकिन इसको होना चाहिए था इस तरह से कि 9% विक्रय मूल्य का 9% और क्रय मूल्य के 10% से 2 अधिक है, तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपसे पूछा है और दोनों का जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया है 4 को। लगाएंगे कैसे, जबकि इस प्रश्न का ऑप्शन भी यहाँ पर है, बट वहां पर टाइपिंग मिस्टेक वो सब किए थे तो इसलिए ये प्रश्न गलत हो गया था। लेकिन यहाँ पर 10% से 2 अधिक है, ये है, तो इसे लगाएंगे कैसे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहा है यदि विक्रय मूल्य का 7%, विक्रय मूल्य का 7%, ऑप्शन से भी इस प्रश्न को लगा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को उस बेसिक से पूरा एकदम विधिवत से बता देता हूं कि कैसे ये लगेगा। कह रहा है विक्रय मूल्य का 7%, तो आप मान लीजिए विक्रय मूल्य x है और क्रय मूल्य कितना है y है। ठीक है, विक्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य y है। कह रहा है कि विक्रय मूल्य का कितना 7%, मतलब x का कितना 7%, कितना 7%, और फिर इसके बाद क्रय मूल्य का कितना 8%, कितना 8%, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा तो x अनुपाते y का मान आ जाएगा 8:7। क्या आ जाएगा 8:7 आ जाएगा। तो x क्या था विक्रय मूल्य, y क्या था क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आया 8 और क्रय मूल्य आया आपका 7। कहा क्या है कि विक्रय मूल्य का 9%, अर्थात ये जो 8 है, ये जो 8 है ये अनुपात में है, तो इसके साथ आप एक चर संख्या लगा लीजिए, क्योंकि ये अनुपात में है तो जरूरी नहीं कि 8 ही हो, 16 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। मतलब 8a का कितना विक्रय मूल्य का कितना 9%, कितना 9%, और इसके बाद क्रय मूल्य का कितना, तो क्रय मूल्य का जो है 10%, अर्थात 7a का 10% से ये कितना अधिक है 2 अधिक है। क्रय विक्रय मूल्य का 9% जो है क्रय मूल्य के 10% से 2 अधिक है। ये जब 2 अधिक है तो हम क्या करते हैं, इसको 2 अधिक कर देते हैं ताकि दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहां पर 2 अधिक कर देते हैं। अब यहां पर जब इसका आप देखेंगे हल करेंगे तो यहां पर आपका आएगा ये हो जाएगा आपका, यहां पर जो है करते क्या है, प्रतिशत है तो नीचे 100 लगा लेते हैं, प्रतिशत को हटा करके नीचे 100 कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा आसान हो जाए। अब यहां पर हल करेंगे तो 8 नंबर हो जाएगा आपका 72, कितना हो जाएगा 72a/100 हो जाएगा, बराबर आपका ये 70a/100 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको जब आप हल करेंगे, जब इसको आप हल करेंगे तो यहां पर ये 100 का जो है ना उधर 2 में गुणा हो जाएगा और फिर ये इधर आएगा, तो आपका बचेगा 2a बराबर कितना
200, 2a बराबर 200, और 200 को 2 से काटेंगे तो a का मान कितना आएगा, 100 आएगा। और आपका क्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य कितना था, 8a, क्रय मूल्य कितना था, 7a। तो पूछा क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 7a, a का मान 100, तो ये हो गया 700, और b का यहाँ पर जो है a का मान y जो है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो है यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर हम लोगों को जो है पहले क्रय मूल्य दिया है फिर विक्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य हम लोगों का कितना है, क्रय मूल्य है 7a, तो 7 से हो जाएगा, विक्रय मूल्य 8a है तो 800 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी बाकी तरीका है, ऑप्शन से भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। देख लीजिए कि किस ऑप्शन का 7% किसका, किस क्रय मूल्य का। जब ये क्रय मूल्य है तो ये सभी इसके सीध में जो है ना, ये सभी सीपी है और एस क्या है, एसपी है। ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य का 7% और विक्रय मूल्य का 8% कौन आपस में बराबर है। और फिर ये दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर लीजिएगा कि क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का 9% और क्रय मूल्य का 10% से ये विक्रय मूल्य का 9% क्या होगा, इससे 2 अधिक होगा। तो यहां पर आप निकालेंगे तो इसी का आएगा। ठीक है, देखिए आप यहां पर आप इसका कितना का है, विक्रय मूल्य का 7% ना, तो विक्रय मूल्य का 7% निकालेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। क्रय मूल्य का 8% मतलब 700 का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। देखिए 56 बराबर हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है, 9% दिया है, किसका, विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य का अर्थात 800 का 9% निकालिए तो कितना आएगा, 9/72 आएगा। और फिर इसके बाद क्रय मूल्य का 10% निकालिए, तो क्रय मूल्य का अर्थात 70 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। अब देखिए 70 विक्रय मूल्य 72, 2 अधिक है कि नहीं है, तो 2 अधिक है, 2 अधिक है मतलब बी जो ऑप्शन बी है यही कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए आप ऑप्शन से भी लगाएंगे तो ऑप्शन बी ही आपका सही होगा। ठीक है, कई तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीकों से आप जो है इसको लगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि 3 कारों की गति का अनुपात दिया है 3, 4, 6 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात। दूरी यहां पर समान दे दिया है, बहुत ही आसानी, जब दूरी समान दे दिया है तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। पूछा क्या है, समय पूछा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, मतलब डिस्टेंस बटे स्पीड, दूरी बटे चाल। अब यहां पर दूरी समान दे दिया है, जब दूरी समान है और आपको चाल दिया है तो जाहिर सी बात है सभी का समय हम लोग निकाल सकते हैं, समय का अनुपात निकाल सकते हैं। तो इसका समय का अनुपात क्या होगा, तो दूरी बटे चाल। तो मान लेते हैं दूरी 1 है तो 1 बटे कितना हो जाएगा, चाल, 3 हो जाएगा, अनुपात लगाइए। उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा समय, 1/4। इसका क्या समय हो जाएगा, 1/6। और जब कोई भी संख्या संख्या भिन्न जब कोई भी भिन्न अनुपात में होता है तो वहां पर अनुपात को अनुपात से भिन्न हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 12। 12 में 3 से भाग दीजिए 4 बार जाएगा, 4 से भाग दीजिए 3 बार जाएगा, और फिर इसके बाद 6 से भाग दीजिए 2 बार जाएगा। और फिर इसके बाद आप क्या कीजिए कि ये जो एलसीएम लिए हैं ना इसको हटा दीजिए, क्योंकि अनुपात में एलसीएम को फिर बाद में हटा देते हैं। तो आपका अनुपात करके आ जाता है 4, 3, 2, अर्थात 4 संबंधे 3 संबंधे 2 का अनुपात आएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, तो 16वां का ऑप्शन बी सही होगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न आपका एलसीएम एचसीएफ से पूछा है। एलसीएम एचसीएफ से एक प्रश्न और पूछा था, ये दूसरा प्रश्न है। एलसीएम एचसीएफ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है और ये बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। कह रहा है 0.7, 0.35 और 1.05 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन भी ऐसा रखा है कि जो पढ़ा लिखा भी बंदा हो वो गलती कर दे, लेकिन यहां पर आपको मैं बताऊंगा जो मैक्सिमम लोग इस बात को नहीं जानते होंगे। यहां पर लोग करेंगे क्या कि 0.7 को जो है 0.7 को जो है वो लिखेंगे 7/10। कितना लिखेंगे, 7/10। और इसको लिखेंगे 35/100 और इसको लिखेंगे 105/100। और करेंगे क्या, 7, 35, 105 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा 5, एचसीएफ आएगा 7 और 7 के बाद ये 100, 100, 10 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 100 और 7 में 100 से भाग देंगे तो वो कहेंगे कि ऑप्शन डी सही है। लेकिन मैं बता रहा हूं ऑप्शन डी गलत है। यहां पर ऑप्शन सही कौन है, तो एक चीज एलसीएम एचसीएफ दशमलव का चाहे भिन्न का, जब भी एलसीएम एचसीएफ पूछे तो एलसीएम एचसीएफ दशमलव का निकालते समय ध्यान दीजिएगा, हर को हमेशा बराबर करते हैं, हर को हमेशा बराबर करते हैं। और हर को बराबर करने के लिए इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 70/100, 70/100। जब 70/100 कर देंगे तो हर हमारा 100, 100, 100 बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद निकालेंगे
और जब अब निकालेंगे तो 70, 35, 105 का HCF आएगा, HCF आएगा 35, HCF आएगा 35 और LCM आएगा आपका 100। कितना आएगा? LCM आएगा 100। तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.35। भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.35। तो 0.35 आपका सही उत्तर यहां पर होगा ऑप्शन बी, न कि 0.07। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न आपका पूछा है यहां पर जो है शायद ये फिर लाभानी से पूछा है कि यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाती है तो उसे 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपया है और X% लाभ उस पर हो रहा है, तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो जो X% ये है वही X% ये है, चर संख्या समान है, मतलब दोनों जो यहां पर छूट दी जा रही है जितने प्रतिशत की, उतना ही प्रतिशत का 2400 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो हमको X% का मान निकालना पड़ेगा। अब X% का मान निकालने के लिए ये दो लाइन में जो बात बोला है उसके माध्यम से हम लोग निकालेंगे। तो कहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य से 40% अधिक है अंकित मूल्य, तो हम मान लेते हैं कि लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? तो 40% की वृद्धि करेंगे तो 140 हो जाएगा। और बता रहा है कि छूट देने के बाद लाभ कितने का हो रहा है? लाभ 12% का। तो 100 रुपया में खरीदे हैं और 12% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब यहां से आपका पता चलता है कि विक्रय मूल्य आपका 112 है। मतलब 100 रुपया में खरीद करके 140 रुपया अंकित किए और 112 में बेच दिए, तो आपको 12% का लाभ हो गया। कितना का छूट दे रहे हैं? 28 का छूट दे रहे हैं। किस पर छूट देते हैं? अंकित मूल्य पर देते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 10 से 10, 14 दुना के 28, यक्स का मान कितना आ गया? 20%। मतलब कि 2400 रुपए में बेचे तो 20% लाभ हो, तो हमारा उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 2400 रुपया में बेचेंगे और लाभ कमाना चाहते हैं, तो 20% लाभ का रेशियो बनता है 120/100। क्या बनता है? 120/100। और जाहिर सी बात है कि जब आप लाभ कमाएंगे तो ज्यादा में बेचेंगे, ज्यादा में बेचेंगे तो ज्यादा बटे कम से गुणा कर दीजिए, काट दीजिए, 20 छक्का 20 पचे, काट दीजिए, यहां पर कट रहा है 5 चौक को 20, 5/40 गुणा कीजिए, 6/48, 6 चौक को 24, 24 4 28, 10 लग जाएगा, 2880 रुपया आपका आ जाएगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो 2400 रुपए में खरीद करके 20% लाभ पर बेची जाए तो। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा है? ठहराव को छोड़कर बस की गति, एक रेलगाड़ी से पूछा था, अब यहां पर चाल समय दूरी से पूछा है। क्या कर रहा है? ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें ठहराव के साथ विश्राम की गति जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ठहराव पर बस कितने समय रुकती है? यहां पर जब इसके कहने का मतलब हमें लग रहा है प्रश्न यहां पर गलत टाइप हुआ है। क्या कह रहा है कि ठहराव को छोड़कर की जो बस की गति है, जब विश्राम नहीं कर रही है तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसमें ठहराव के साथ विश्राम की गति, विश्राम की गति नहीं, बस की गति, यहां पर जो है बस की गति, हमें लग गया है कि कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठहराव के साथ जो है जो बस की गति है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। जाहिर सी बात है कि जब ठहराव, जब रुक रुक करके चलेगी तो चाल कम हो जाएगी, मतलब ज्यादा समय लगेगा उसको। तो पूछा है ठहराव पर बस कितने समय रुकती है, 1 घंटे में कितने समय रुकती है। ऐसे प्रश्न को जो है ट्रिक से हम लोग लगाते हैं, और ट्रिक हमारा क्या होता है कि जो विश्राम को छोड़ करके जो मान होता है ना, वो यक्स का मान होता है, और जो विश्राम के साथ जो मान होता है वो वाई का मान होता है। तो हम लोग कहते हैं यक्स माइनस वाई बट्टे यक्स गुणे घंटा, 1 घंटा अर्थात 60 मिनट, 60 मिनट का गुणा कर देते तो आ जाता है। मतलब कि 66 में से, मतलब विश्राम को छोड़ करके जो समय है उसमें से घटाएंगे, विश्राम के साथ जो
चाल है उसको, और फिर इसके बाद नीचे 66 लिख देंगे जो विश्राम को छोड़ करके चाल है, और फिर 60 मिनट का गुणा कर देंगे ताकि पता चलेगा कि 1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में कितना रुक रहा है। यहाँ पर आएगा 11/66 गुणे 60, काट देंगे यहाँ पर 11 छक 66 हो जाएगा, 6 से काटेंगे 10 आएगा, मतलब प्रत्येक घंटे वो 10-10 मिनट रुक करके बस चलती है, इसीलिए जो है उसकी चाल 66 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला यहां पर पूछा है दोस्तों कि क्या हुआ, 1 मिनट, हाँ यही है ना, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है और 80 छात्रों को जो है दोनों पसंद है। कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है? यहां पर जो है हम डायग्राम के माध्यम से इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। यहां पर कितने प्रकार के जो है ड्रिंक्स दिया है, एक कोल्ड ड्रिंक दिया है और एक मिल्क शेक दिया है, 2 प्रकार का पदार्थ दिया है, तो 2 सर्किल बनाइए। ये मान लीजिए कि ये आपका कोल्ड ड्रिंक वाला है, ये कोल्ड ड्रिंक वाला है, और ये आपका जो सर्किल है ये मिल्क शेक वाला है। कुल टोटल कितने लोग हैं? 200 छात्रों में से सर्वेक्षण में क्या पाया गया? 140 छात्र। ये जो 140 छात्र हैं कोल्ड ड्रिंक पीने वाले हैं। 120 छात्र कौन है? तो 120 छात्र मिल्क शेक पीने वाले हैं, और 80 छात्र कौन है? दोनों पीने वाले हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों हिस्सा यहाँ पर जो है ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, तो इसमें कौन लोग आएंगे? 80 लोग आएंगे। और ये जो 140 छात्र हैं ये कोल्ड ड्रिंक वाले हैं, तो ये यहां तक आएंगे, ये पूरा। तो 140 में से 80 लोग तो बैठ चुके हैं, तो इसमें कौन लोग बैठेंगे? तो 140 में से 80 घटा देंगे तो कितना आएगा? 60। 60 80 140 लोग कोल्ड ड्रिंक वाले हो गए, तो केवल कोल्ड ड्रिंक वाले कितने हो गए? 60 हो गए। इसी तरह से मिल्क शेक, अब मिल्क शेक में भी ये 80 लोग बैठे हैं, तो 120 में से घटाएंगे तो केवल मिल्क शेक वाले कितने हो जाएंगे? केवल मिल्क शेक वाले हो जाएंगे 40। पूछा क्या है? कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है? तो ये भी एक पेय पीते हैं, ये भी एक पेय पीते हैं, और ये तो पी रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पीते हैं, तो कम से कम कहा है, तो एक पीने वाले की संख्या कितनी हो गई? 60 प्लस 80 प्लस 40 जोड़ दीजिए, 60 40 100 और 80 180। तो एक पदार्थ, एक पेय पसंद करने वालों की संख्या 180 है। और यहां पर यदि आपसे पूछता केवल कोल्ड ड्रिंक पीने वालों की संख्या कितनी है, तो 60 आपका उत्तर होता। केवल मिल्क शेक पीने वालों की संख्या कितनी है, तो 40 आपका उत्तर होता। कुल पीने वाले संख्या मतलब कम से कम एक पेय पीने वालों की संख्या कितनी है, तो 180 है। तो 180 यहां पर पूछा था, 180 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका दिया है कि 48 पुरुष एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में 5 पुरुष द्वारा किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। 48 पुरुष कितना दिन करते हैं? 14 दिन। तो कुल काम कितना करेंगे? तो कुल कार्य निकालने के लिए 48 पुरुष में 14 दिन का गुणा कर दीजिए कि कितना काम वो लोग किए। तो यहां पर आ जाएगा, कितना आएगा? 14 बटे कितना होगा? 14 बटे 112। 112 को तो हो जाएगा 2, हासिल हो जाएगा 11, 14 चौको 56 और 56 11 कितना हो जाएगा? 67। कितना हो जाएगा? 67। 672 ये लोग काम किए, 48 पुरुष 14 दिन में मिलके। तो 12 दिन में मिल करके 5 लोग कितना काम करेंगे? तो 12 25 60। 672 का 60, 672 का 60 कितना है? कितना कार्य है? तो 60 बट्टे 672 भाग दीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर जब भाग देंगे हम लोग, अच्छा प्रतिशत पूछा है क्या? देखिए प्रतिशत पूछा नहीं है दोस्तों, लेकिन प्रतिशत में ऑप्शन दिया है, तो हमको इसे प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। यहां पर काटिए, देखिए 6 एक कम 6 हो जाएगा, 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, 6 दूना के 12। 112 से आप क्या करेंगे? अच्छा अभी फिर कट रहा है, अभी कट रहा है तो काट देते हैं यहां पर। अब यहां पर देखिए 4 से कटेगा, 4 गुना के 8, 4 बटे 32, 4 गुना के 8 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 बटे 32, ये कट जाएगा 25 बार में। अब इसके बाद ये फिर कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, कितना से? 2 से कटा 14 बार में, ये कटा 5 बार में। अब नहीं कट रहा है, 5 का गुणा 25 में होगा 125, 125 में 14 से भाग दे दीजिए, तो 14 नवे कितना होता है? 14 नवे 126, और ये 126 के आसपास है, मतलब कि 9 से कुछ ही कम आएगा, और 9 से कुछ ही कम ऑप्शन डी अर्थात 8.9 आ रहा है। भाग देंगे तो 8.9 कुछ करके आएगा, तो 8.9 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत ऑप्शन में दिया था इसलिए हमको प्रतिशत में बदलना पड़ा है, जबकि ये प्रतिशत में नहीं पूछा है।
तो ऑप्शन के हिसाब से हमको प्रतिशत में बदलना पड़ा है। अब इसके बाद देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यहाँ पर पूछा है कि 5√3 प्लस √243 इक्वल टू 24, यहाँ पर दिया है 24.249, ये दिया है आपका। अब इसके बाद आपसे पूछा है √192 प्लस 15√3 का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए, इसको आप तोड़िए, यहां पर तोड़ेंगे तो ये 5√3 रहने दीजिए। जब इसको आप तोड़ेंगे तो 81 गुणे 3 टूटेगा। जब 81 गुणे 3 टूटेगा तो 81 जो है 81 गुणे 3, तो 81 9 बाहर जाएगा अंडर रूट से, तो 9√3 हो जाएगा, और बराबर इतना रहने दीजिए 24, √24 9। ठीक है, अब यहाँ पर समान जाति के हैं तो जुड़ जाएंगे, 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14√3 बराबर 24, और यहाँ पर जो है अंडर रूट ये दशमलव लग करके 9 हो जाएगा। 14 से भाग देंगे यहाँ पर ना, तो √3 का मान आएगा 1.732, ऐसे ही कुछ आएगा लगभग, जो है भाग देंगे तो 1.732 के आसपास आएगा। अब इसके बाद √3 का मान आ गया है, तो वहां पर √3 का मान रख करके आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन उसको भी तोड़ना पड़ेगा क्योंकि अंडर रूट में 192 है। तो यहाँ पर जब आप तोड़ेंगे तो 192 को आप तोड़िए, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जब 2 से काटेंगे ना तो 2 9 18, और फिर उसके बाद 2 से 12, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से काटिए यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए 12 बार में हो जाएगा, 2 से काटिए 6 बार में हो जाएगा, 2 से काटिए यहाँ पर जो है 3 बार में हो जाएगा। मतलब कि ये जो है 2 दूना के 4 दूना के 8, ये 64 गुणे कितना है, 64 गुणे 3 है। ये कितना है 192, 64 गुणे 3, 64 गुणे 3 है तो 64 तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो 8 √3 हो जाएगा, प्लस 15 अंडर रूट 3 दिया है, इसको तोड़ेंगे 15 8 हो जाएगा 23 √3, और अंडर रूट 3 का मान यहाँ पर आया है। जब 14 से मैंने भाग दिया तो कितना आया 1.732, गुणा कर दीजिए, 23 गुना के होगा 46, 23 69 69 और 4 हो जाएगा 73 को 3, 23 सतह कितना आया था 161 आया था, और फिर इसके बाद जो है 7 जोड़ दिए तो 168, 168 को जो है 8 लिख दिया, 8 से 6 बचा 16 बचा, फिर 23 से कम 23 और 23 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39, कितना आएगा 39, दशमलव लगा दीजिए, कितना आ गया 39.836, 39.836, 39.84, 6 के स्थान 6 हटाएंगे 1 बढ़ जाएगा और 39.84 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये प्रश्न लगेगा। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या पूछा है, तो ये ग्राफ का प्रश्न पूछा था। ग्राफ में क्या पूछा है, यहां पर पूछा है कि नीचे दिया गया बार ग्राफ जो है 2 लगातार वर्षों 2007 और 2006, ये आपका जो है ये 2007-6 वाला है, और ये जो एकदम ब्लैक दिख रहा है ये 2007 वाला है। कह रहा है कि दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं में पुस्तकों की बिक्री 1000 की संख्या में है, मतलब ये 1000 की संख्या में है। ठीक है, 80,000, 105,000, 75,000, 65,000, मतलब इस तरह की संख्या में है। ये कह रहा है कि 2006 और 2007 में एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाएं A1 A2 A3, मतलब ये A6 तक जो है 6 कंपनियां दिया है, और हजारों में इनकी संख्या है, मतलब ये हजारों में इनकी संख्या है। फिर इसके बाद हमसे पूछा क्या है, असल में प्रश्न क्या पूछा है, कहा है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा A2, दोनों वर्षों के लिए 6 और 7, फिर दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 के कुल बिक्री में अनुपात क्या है। तो A2 में जो है आप देख रहे हैं 75,000 और 65,000, तो 1000 को 1000 हटाइए, वो 1000 से कोई मतलब नहीं है, 75 में 65 जोड़िए तो A2 का आएगा, और फिर इसके बाद A4 का निकाल लेंगे। A2 का कितना आएगा, तो जोड़ेंगे 65 75 कितना आएगा 70 70 हो जाएगा 140। A4 में 6 और 7, 2006 और 7 दोनों वर्षों का कहा है, तो जोड़ेंगे इसमें जो है तो 95 और 80 कितना आएगा, ये हो जाएगा 90, 90 90 कितना हो जाएगा 180, यहाँ पर काट दीजिए, कितना आया 7:9, 7:9, ऑप्शन ए 7:9, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपका है ये, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार से हैं कि ए में तत्वों की संख्या 20 है और बी में तत्वों की संख्या 18 है, और ए और बी दोनों में तत्वों की संख्या कितनी है 10 है, तो एन और ए यूनियन बी का मान पूछ रहा है। यहां पर ये जो लिखा है ये ए यूनियन बी है, और एन का मतलब उनकी संख्या। ए यूनियन बी का मतलब होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि टोटल, जैसे वहां पर हम लोग पेय पदार्थ वाला निकाले थे ना, तो कुल संख्या, यूनियन मतलब कुल संख्या जो है, मतलब कि एक पेय पदार्थ पीने वाले भी
और दोनों पीने वाले भी, कुल कितने लोग हैं। तो यहां पर कुल कितने लोग हैं, कुल तत्वों की संख्या कितना है ये पूछा है। और एक होता है इंटरसेक्शन, यहां पर एक होता है इंटरसेक्शन करके होता है इस तरह से इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है ना केवल एक पेय पदार्थ पीने वाले, केवल एक पेय पदार्थ पीने वाले होते हैं ये इंटरसेक्शन। एक मिनट, हाँ यहां पर जो ये इंटरसेक्शन होता है, एक होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों पेय पदार्थ पीने वाले, कौन, दोनों, दोनों अर्थात मतलब पहला भी और दूसरा, मतलब दोनों जो पीते हैं। तो यहां पर जो है आप डायग्राम के माध्यम से भी इसको लगा सकते हैं। मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, यहां पर जो है दोनों अर्थात ए और बी दोनों पीने वालों की संख्या कितनी है 10, मतलब कि ए यूनियन बी का मान दिया है, कितना दिया है, ये इंटरसेक्शन का मान कितना दिया है 10 दिया है। तो यहां पर हम लिखेंगे 10। ए की कुल तत्वों की संख्या कितनी थी 20, बी की कितनी थी 18। तो केवल ए में तत्वों की संख्या कितनी होगी, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो यहां पर कितना आएगा 10, 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। तो हमारा आ जाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब कि टोटल टोटल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या कितनी होगी, तो 10 प्लस 10 और प्लस 8, इन तीनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 10 10 20 8 28 आपका सही आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम के भी माध्यम से लगा सकते हैं और ए यूनियन बी के फार्मूले पर भी आप लगा सकते हैं। तो ये जो ए यूनियन बी होता है, इनकी संख्या जो होती है, इसका फार्मूला होता है कि एन ए प्लस एन बी, मतलब ए तत्वों की संख्या बी तत्वों की संख्या, इसमें से जो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा होता है वो घटाते हैं, मतलब दोनों पीने वालों को क्या करते हैं घटा देते हैं इन दोनों को जोड़ करके। तो यहां पर जो है ए इंटरसेक्शन बी का मान घटा देंगे, तो यहां पर आपका ए यूनियन बी का मान आ जाएगा। ए का मान कितना है 20 है, प्लस एन बी का मान कितना है 18 है, और ए इंटरसेक्शन का मान कितना है 10 है। तो यहां पर 10 घटा देंगे, 20 18 कितना होगा 38 होगा, 38 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। तो फार्मूले पर भी लगा सकते हैं, डायग्राम पर भी आप लगा सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, अब शायद जो है देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका समाप्त हो गया है, ये रीजनिंग का है। रीजनिंग का हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया था, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगले वीडियो में आप सभी लोग रीजनिंग के एनालिसिस के लिए तैयार रहिएगा। जैसे ही ये हम लोग ये सेकंड शिफ्ट का जो है 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट का ये प्रीवियस ईयर करा लेंगे, तो फिर आप लोगों को जो है पूरा चैप्टर विधिवत तरीके से इस रोजगार बैच में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।